नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई का सबसे फेवरेट ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो इंजरीज वाला पार्ट है वो तो भाई साहब हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो एकदम लेटेस्ट सीबीएसई के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से और यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यूज, केस स्टडीज़, इन सारी चीज़ों को हम लेते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बहुत ही कमाल की यूनिट है जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स एंड सीबीएसई की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ये यूनिट्स के अंदर से एक आती है। देन क्या क्या अपने को पढ़ना है इस यूनिट के अंदर उसको हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को यहाँ पर मैंने रखा है। फर्स्ट पॉइंट है अपने पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो क्लास 11th के अंदर जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको डिटरमाइन करते हैं, उसको हमें देखना है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। देन एक जो नया अब की बार टॉपिक ऐड हुआ है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको देखेंगे। और फिर सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत टॉपिक जिसका नाम है स्पोर्ट्स इंजरी एंड इसके अंदर हम देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ क्या होती है, बोन एंड जॉइंट इंजरीज़ क्या होती है। तो ये जो कंप्लीट चीज़ें हैं इनको यार अच्छे से हम देखने वाले हैं और यहाँ पर हम सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यार अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैं आपके लिए किताब भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि है 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की एक किताब और इस किताब से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने भी इस किताब को ऑर्डर कर रखा है और इसी किताब में से मैंने बिल्कुल एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स ले लेके यहाँ पर क्वेश्चंस को रखा है ताकि एकदम बुक वाली फील आपको आए। और इस किताब की कुछ खासियत ये है कि यार इसके अंदर आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम सैम्पल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस को तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और बाज़ार में कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं जो कि जिनका कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअल एग्ज़ाम से। तो इसलिए मैंने बहुत सारी किताबों को सर्च किया और उसके बाद मुझे फिर ओसवाल गुरुकुल की वाली किताब देखने को मिली जो कि बहुत ही कमाल की किताब है और मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट अपने सभी वीडियोस के अंदर इनके क्वेश्चंस को यूज़ किया है। तो अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे और सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि पी वाई क्यूज़ को भी प्रैक्टिस करते रहें। तो पी वाई क्यूज़ भी मैंने ओसवाल गुरुकुल की किताबों से ही यहाँ पर अपनी कंटेंट के अंदर लिए हैं। तो बिल्कुल इन सभी क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते फिर हम आगे और सीबीएसई के जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, है ना, जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए उनको भी हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे, है ना। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे कि स्लो ट्विच फाइबर्स कौन से कलर के होते हैं। हालांकि यहीं पर मैं आपको बता भी सकता हूँ लेकिन ठीक है, हम एक बार पढ़ लेंगे फिर बहुत आसानी से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दैन इसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ों को तो हम करने ही वाले हैं। और एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि अन अकेडमी पर अभी अपनी इंग्लिश बोर्ड की एक सीरीज़ चल रही है ना, जिसको मिशन 100 नाम दिया गया है और वहाँ पर 15 बूस्टर लेक्चर्स के अंदर मैं आपकी फ्लेमिंगो की किताब को कवर करवा रहा हूँ। तो एकदम फ्री क्लासेस है और उनको भी आप देख सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। कोड आप यूज़ कर लेना APPDIA10 जिससे आपकी वो सारी क्लासेस एकदम फ्री में अनलॉक हो जाएगी। लिंक्स आपको क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर क्लास शेड्यूल में आपको बताऊं तो ये कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे अभी कंप्लीट फ्लेमिंगो क्रोस की क्लास वो होने वाली 30 अक्टूबर को। दैन पोइट्री वाली सारी क्लासेस अभी हमारी बाकी हैं, तो आप इन सभी को भी एकदम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर से आप जाके इन क्लासेस में एनरोल कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते अपन आगे और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कंप्लीट चैप्टर की समरी को। तो सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हमने देखे थे जैसे स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, है ना। तो इन सभी के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है अपनी स्ट्रेंथ, है ना। तो आए दिन हम इस शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं कि यार इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है, अरे यार इसकी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना कि एबिलिटी टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं।
तो कौन कौन से फैक्टर है? पहला है मसल साइज़। भाई साहब जितनी ज़्यादा मसल आपकी साइज़ रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा, है ना। तो आप बोल सकते हो कि मसल साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। इसलिए जिम में जाते हैं और भाई साहब डोले शोले बनाते हैं ना, ताकि हमारी क्या बढ़े? स्ट्रेंथ बढ़े। देन सेकेंड फैक्टर है वो है मसल कॉम्पोजिशन। तो मसल्स का जो कंपोजिशन रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे दो प्रकार के अपने पास फाइबर रहते हैं मसल्स में, एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर, एक होता है स्लो ट्विच फाइबर। अभी हमने देखा था सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना, कि स्लो ट्विच फाइबर कौन से कलर का रहता है। तो इन दोनों फाइबर्स को हम देख लेते हैं। जो फास्ट ट्विच फाइबर रहता है, पहली बात वो वाइट कलर का रहता है, स्लो वाला रेड कलर का रहता है। देन उसके बाद फास्ट ट्विच फाइबर जो रहता है, अगर आप इसको डेवलप करते हो तो इससे क्या होता है? आपकी स्पीड बढ़ती है ना। तो जैसे कोई रनर है, उसको रेस में जाना है तो उसको स्पीड की ज़रूरत रहेगी, तो वो अपनी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स को डेवलप करेगा। जबकि एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए स्लो ट्विच फाइबर्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर कोई मैराथन रनर है तो फिर वो अपनी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो कलर याद रख लेना और क्या इनका पर्पस है एक एक लाइन में याद रखना है। तो मसल्स के कंपोजिशन से भी स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट आ जाता है ना, ये मैंने आपको बता ही रखा है कि जो स्लो ट्विच फाइबर है वो रेड कलर का रहता है और फास्ट ट्विच फाइबर यहाँ बना हुआ ब्लू है लेकिन रहता है वाइट कलर का, ये याद रखिएगा। देन बॉडी वेट, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। पत्रकार पोपटलाल और डॉक्टर हाथी, किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है? ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर हाथी के, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी का वेट रहेगा कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा आप स्ट्रेंथ जनरेट कर पाएंगे। देन अगला देखते हैं हम वेरियस फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, है ना। जैसे यहाँ पर बाबा रामदेव जी, है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल उनको माना जाता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है? कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। तो बॉडी की रेंज ऑफ मोशन को हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो पहला है मसल की स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मसल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी ना, बहुत ज़्यादा डोले शोले अगर आपके रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कई बार एक यूट्यूब पर वीडियो भी चलता है जिसमें एक बड़ा सा पहलवान रहता है, उस पहलवान के पीछे की साइड एक चिट चिपका दिया जाता है ना, ये सेलो टेप चिपका दी जाती है। फिर उससे बोलते हैं कि ले बिडू निकाल, है ना। तो भाई साहब उसका तेल निकल जाता है लेकिन वो सेलो टेप नहीं निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत डोले शोले, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो वो वहाँ तक उसका हाथ ही नहीं पहुँच पाता है। तो मसल स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। देन जॉइंट स्ट्रक्चर, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। जैसे अपन ने बहुत सारे तरीके के जॉइंट्स पढ़े थे जब हम छोटी क्लासों में थे, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट्स। तो सब जॉइंट्स में से जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो रहती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। जैसे आपने देखा होगा शोल्डर वाला जॉइंट है ना, 360 मूवमेंट आप इससे कर लेते हैं। जबकि जैसे फिंगर में जो जॉइंट है तो उससे आप इतना ही मूवमेंट कर पाते हैं। नेक जो पाइवोटल जॉइंट है इससे आप भी लिमिटेड मूवमेंट करवा पाते हैं, लेकिन बॉल एंड सॉकेट से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो जॉइंट स्ट्रक्चर से भी फ़र्क पड़ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब एक एथलीट के अंदर का एनवायरनमेंट, है ना। जैसे आपने देखा होगा सर्दी, जब सर्दी पड़ती है तो उस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन जब गर्मी रहती है तो अंदर भी एकदम हीट रहती है और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ जाती है ना। तो इसलिए खिलाड़ियों को भी रिकमेंड किया जाता है कि जब वो खेलने जाते हैं तो भाई साहब एक बार हॉट वाटर बाथ ले लें वो, तो उससे क्या हो जाएगा, एकदम सारी जो नसें हैं वो खुल जाएंगी, ऐसा बोला जाता है ना। एकदम खुल के रक्त बाहर नहीं बहेगा लेकिन खुल जाएगी, इसका मतलब हाँ कि उसमें जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा। और ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा तो फिर एनर्जी अच्छी बनी रहेगी। जबकि जब एथलीट जैसे ही खेल के आ जाता है तो उससे बोलते हैं भाई कोल्ड वाटर बात कर ले ना। आपने कई बार देखा होगा विराट कोहली का फोटो आता है, वो आइस वाला जो पूरा वो बाथ टब है उसमें बैठा हुआ रहता है ना। तो वो गेम के बाद का फ़ोटो रहता है जिसमें कूल डाउन करने के लिए बोला जाता है। सो ये इंटरनल इन्वायरमेंट। दैन उसके बाद इंजरी, तो इंजरी से फ़र्क पड़ता है यार। अगर किसी के घुटने में चोट हो जाएगी तो डेफिनेटली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं रहेगी। एज और जेंडर, भाई साहब एक है बुज़ुर्ग 80-90 साल के, है ना, जो बुज़ुर्ग हैं वो, या फिर एक 18 साल का लड़का है लड़की, तो किसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी? जिसकी एज 18-19 के आसपास है। तो एज से भी फ़र्क पड़ता है। और जेंडर, जनरली बोला गया है कि जो फीमेल्स हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है मेल से। इसका एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि बारात में जब लड़के डांस करते हैं और लड़कियाँ डांस करती है ना, तो लड़के भाई साहब ऐसा डांस करेंगे कि है ना, जो दो लोग देख रहे थे वो भी चले जाएंगे कि नहीं देखना ऐसी बारात। और जबकि जब लड़कियां डांस करती है, भले उनको भी नहीं आता लेकिन एकदम ग्रेसफुली डांस कर लेती है ना। तो ऐसा क्यों पता है? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। दैन एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो जो एकदम एक्टिव रहेगा भाई साहब तो वो क्या रहेगा, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। और जो नेटफ्लिक्स पे चिल मारेगा, है ना, मैच देखेगा, वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी।
देन हेरिडिटी है ना, तो हेरिडिटी का भी फ़र्क पड़ता है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा दोनों अच्छे एथलीट हैं, तो उनकी जो बेटी है डेफिनेटली उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, बशर्ते कि वो भी इसके लिए कुछ कार्य करे, है ना। ऐसा नहीं वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कर ले तो फिर तो नहीं होएगी, लेकिन हाँ जेनेटिकली उसको वो गुण है कि हाँ वो एक अच्छी एथलीट हो सकती है, या फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, हो सकती है ना। और अगर कोई पहले ही मोटे मोटे हैं और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी वैसे भी अच्छी नहीं है, तो फिर जो उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहे, बशर्ते कि वो बहुत अच्छी से ही एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो ना कर ले, है ना। वो बाकी तो अपने हाथ में है, लेकिन एक जो जेनेटिक है वो एडवांटेज किसको मिल जाएगा, जो ऑलरेडी एथलीट्स हैं। देन इसके बाद अगला देखते हैं स्पीड, है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम पढ़ते हैं कब, जब फिजिक्स की क्लासेस में हम पढ़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एथलीट है उसके लिए भी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में आप गए, है ना, वहाँ पर आप स्लो मुक्के मार रहे हैं, है ना। भले आप मार रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, एक ही मिला के मुक्का मार रहे हैं, लेकिन बहुत ही आराम से यूँ बना के, और फिर है ना इतने में तो 10-12-15 मुक्के आपको पड़ जाएंगे और काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए स्पीड इंपॉर्टेंट रहती है बॉक्सिंग वगैरह ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये कैसे डिटरमाइन होती है, तो स्पीड है ना, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन है कि कितने फास्ट आप किसी कार्य को करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम स्पीड। और फैक्टर्स में पहला आ जाएगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब कितना क्विक और कितनी पावर से आप कार्य करते हैं, तो वो एक फैक्टर है। तो इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे पंच जब हम मारते हैं बॉक्सिंग के अंदर, सो इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड इफ बॉक्सर लैक्स एक्सप्लोजिव, ना। एक्सप्लोजिव मतलब अचानक से फूटना, है ना। तो अचानक से आपको धम 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 बहुत सारे मुक्के मारने पड़ेंगे, भले फुल स्ट्रेंथ से ना मारो, लेकिन बहुत तेज़ी से मारना पड़ेंगे, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड डिटरमाइन होगी। देन सेकेंड है मसल कंपोजिशन। तो हमने पढ़ा ही था, स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच। फास्ट ट्विच फाइबर क्या करते हैं, आपकी स्पीड को डिसाइड करते हैं, और स्लो ट्विच एंड्योरेंस को। तो जब हम एंड्योरेंस या स्टेमिना पढ़ेंगे ना, तब हम स्लो ट्विच वाले पढ़ेंगे। यहाँ पर डाल के आना है फास्ट ट्विच। देन मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, कि आपका नर्वस सिस्टम, है ना, बचपन में हम पढ़ते थे नर्वस सिस्टम, ब्रेन उसका एक बहुत ही अभिन्न अंग हुआ करता था, है ना, न्यूरॉन्स, एक्सोन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करते थे। तो वही नर्वस सिस्टम की यहाँ पर बात की जा रही है कि कितना एक्टिव आपका नर्वस सिस्टम है ना, कितने जल्दी आप कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई भी आपके सामने घटना घटती है तो उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और वो भी एक फैक्टर है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल। तो क्या आपकी मसल्स इलास्टिक हैं या फिर नहीं, है ना। अगर इलास्टिक रहेगी तो डेफिनेटली आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मैंने आपके एग्जाम में लिखने के हिसाब से कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, लेकिन समझाने के लिए बस हम कीवर्ड को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि सर एक एक वर्ड नहीं समझा रहे। द मसल विच गेट रिलैक्स सून दे कॉन्ट्रैक्ट इजीली, है ना। ये ऐसी बातें जो आप आराम से खुद भी समझ सकते हो, तो इसलिए हम थोड़ा सा इस स्पेस में चल रहे हैं कि हाँ आपकी एग्ज़ाम को देखते हुए कि हाँ भाई एग्ज़ाम पास है, तो उस हिसाब से हम बस ऊपर ऊपर से पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लें, और फिर अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ये ATP क्या रहता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये ATP कितना है आपकी बॉडी में, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इससे भी आपकी स्पीड डिटरमाइन होएगी। देन अगला आ जाता है एंड्योरेंस, है ना। एंड्योरेंस को 3 नाम से जानते हैं, मतलब 3 जुड़वा भाई हैं, एंड्योरेंस, स्टेमिना और एरोबिक कैपेसिटी। तो ये तीनों शब्द कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब ही क्या समझ जाना, एंड्योरेंस या स्टेमिना। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या होता है, ये एबिलिटी होती है किसी भी व्यक्ति के हार्ट और लंग्स की, कि कितना जल्दी वो ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाता है ना। क्योंकि जैसे एक रनर दौड़ रहा है, तो दौड़ता 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 उसकी बिल्कुल ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, और ब्लड क्या कर रहा है, अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, उसके पैरों तक, हाथों तक पहुंचा रहा है। अब कितने जल्दी वो पहुंचा पा रहा है और कितनी देर तक पहुंचा पा रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपन एरोबिक कैपेसिटी। तो एबिलिटी किसकी, हार्ट और लंग्स, तो दोनों भाई बंधुओं को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपकी बॉडी लंबे समय तक दौड़ पाएगी। तो पहला जो फैक्टर है वो है एरोबिक कैपेसिटी। सेकेंड है ऑक्सीजन अपटेक। तो ये वो हाईएस्ट रेट रहती है जिसके ऊपर ऑक्सीजन को लिया जाता है ना। सो इट इज़ कंज्यूम बाय हार्ट पर मिनट। तो ऑक्सीजन आती है, हार्ट उसको कंज्यूम करता है, ब्लड में उसको मिला देता है, और ब्लड क्या करता है, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचा देता है। आगे हम पढ़ेंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर और डिटेल्स हम ये हार्ट और लंग्स की जुगलबंदी को समझेंगे।
देन इसके बाद अगला आ जाता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये सिंपली अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा पर मिनट, उसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है। बेसिकली जो हार्ट रेट क्या होता है कि आपका हार्ट कितना बीट कर रहा है पर मिनट, जैसे जनरली 72 पर मिनट हार्ट रेट को अच्छा माना जाता है ना। जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 72 बीट्स पर मिनट है। तो कार्डियक आउटपुट ये सिंपली अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड, क्योंकि हार्ट का काम क्या रहता है, पंप करना ब्लड को, है ना। तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। तो 1 मिनट के अंदर कितना लीटर ब्लड वो पंप कर रहा है, उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। जबकि एक और रहता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक मतलब एक स्ट्रोक में हार्ट कितना ml ब्लड पंप कर रहा है। तो जनरल वैल्यूज़ में आपको बता देता हूँ। तो 1 मिनट के अंदर हार्ट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप कर देता है ना, पूरी बॉडी के अंदर। और एक स्ट्रोक के अंदर करीबन 70 से 80 ml, ठीक है। तो ये रेंज है, इसको कभी एग्जाम में पूछ ले क्या नॉर्मल होता है, तो आप ये लिख के आ जाना। देन इफेक्ट क्या होता है एक्सरसाइज का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, है ना। इसको कई बार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी भी बोलते हैं। तो दो चीज़ें इसमें देखो, एक तो कार्डियो सिस्टम और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। कार्डियो मतलब पूरा आपका हार्ट। हार्ट का काम क्या रहता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। और क्यों ब्लड को क्यों पंप कर रहा है भाई सब, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है ना। तो हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन को मिलाएगा और ब्लड को पंप कर देगा। तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम होता है ब्लड का, इसलिए ब्लड को पंप किया जा रहा है ना। अगर कोई और ये काम करता तो उसको पंप कर दे। तो ये है अपने पास कार्डियो सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है उसका काम क्या रहता है, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, है ना। अब वो जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन को फिल्टर करा जाता है ना। लंग्स जो रहते हैं आपका ये काम करते हैं। उसमें हमने बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ा था कि एल्विलाई होता है, ये होता है, वो होता है ना। उतना अपने यहाँ पर काम का नहीं है, बस एक बेसिक अपने को याद रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो रहता है नोज़, नेजल कैविटी, है ना। इसको मैं जो पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ फार्नेक्स लार्नेक्स, है ना। हो सकता है मैं गलत भी इसको प्रोनाउंस करता हूँ। देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो इंपॉर्टेंट अपने वो रहते हैं, है ना। कई बार ऐसा प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए जिससे आपको स्पेलिंग याद रह जाए, है ना। जैसे लार्नेक्स, है ना, तो मेरे को इससे ये स्पेलिंग याद रह जाती है। नाउ एयर कैन ऑल्सो एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू ओरल कैविटी। तो कई बार आपने देखा होगा मुंह से भी आपकी जो एयर है वो आप इनहेल कर लेते हो ना, नाक बंद कर देते हैं तो मुंह से भी आप सांस ले लेते हो। देन मेजर फंक्शन इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टिंग एयर टू द लंग्स। तो पहला काम क्या है, लंग्स तक एयर पहुंचाना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 O2 है ना, एक्सचेंज होता रहता है ये बिटवीन द एयर एंड ब्लड, एंड रेगुलेट करना ब्लड का pH लेवल, है ना। तो ये pH लेवल क्या रहता है, जैसे अगर 14 हो जाता है तो इसका मतलब बहुत बेसिक हो गया, 1 हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया वो चीज़, है ना। और 7 को बोलते हैं अपन न्यूट्रल। अब देखो इस तरह से आप एग्जाम में लिख के आओगे तो मज़ा ही आ जाएगा कि क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट होता है, एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, टाइडल वॉल्यूम, है ना, कितना आप तेज़ी से सांस ले रहे हो वो बढ़ जाता है। और रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अंदर बाहर वो भी बढ़ जाता है ना। जैसे ये आप जनरल वे में भी सेंस कर सकते हो कि आप एकदम दौड़ के गए कहीं पे, तो जैसे आप वहाँ पर रुकोगे हाफने लग जाओगे। तो उस हाफने के दौरान क्या क्या हो रहा है उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मतलब 5 दिन 10 दिन बाद तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। कोई काम आप लगातार करते रहोगे तो फिर आप एफिशिएंट हो जाओगे उसमें। लंग की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा सांस को आप स्टोर कर पाओगे अपने अंदर, है ना। कई बार हम बचपन में कंपटीशन लगाते थे ना स्विमिंग पूल में कि ले आजा देखते हैं कौन ज़्यादा सांस रोक सकता है ना। या स्विमिंग पूल नहीं, यूँ यूजुअली भी हम लगा लेते थे ना, नाक पे उंगली रख के देखते हैं भाई कौन ज़्यादा रोक पाता है। तो वो कौन ज़्यादा रोक पाता था, जिसके लंग वॉल्यूम ज़्यादा है ना। हो सकता है कि उसने भाई ये बहुत दौड़ा होगा, बहुत ज़्यादा उसने, है ना, अनजाने जाने जो भी किया उसने, लेकिन हाँ उसकी टाइडल वॉल्यूम या लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुकी है। दैन उसके बाद पल्मोनरी डिफ्यूजन और रेसिडुअल वॉल्यूम भी आपकी इंक्रीज़ होती है ना। तो इसको याद रखो तो रखो, नहीं रखो तो भी 2 2 3 3 याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। देन इफेक्ट क्या होता है एक्सरसाइज का, यही पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला है आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, सेकंड है इंक्रीज़ होगा स्ट्रोक वॉल्यूम में ना। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताया था एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप हो रहा है। तो यूजुअल अपन ने देखा था 70-80, अगर और ज़्यादा कर पाओ तो भाई और ही अच्छा है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा ब्लड आपकी मसल्स तक पहुँचेगा उतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। देन कार्डियक आउटपुट आपको बढ़ेगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली। ब्लड फ्लो आपका बढ़ेगा, है ना, तो ये बोल बच्चे ने, तो ये सब आपको लिख के आना रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, तो उससे क्या होगा कि अचानक से ब्लड फ्लो होगा आपकी आर्टरीज़ के अंदर, और वो ब्लड जब फ्लो होगा तो वो और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देन आपकी वाइटल एयर कैपेसिटी, तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ एयर है जो कि इंडिविजुअल इनहेल करता है, एक्सहेल करता है, उसको वाइटल एयर कैपेसिटी बोलते हैं, ये भी बढ़ती है।
रेसिडुअल एयर वॉल्यूम मतलब कितनी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो लंग्स में, है ना। तो वो मैंने जो कंपटीशन के बारे में बात कही थी कि जितनी आप एयर स्टोर कर लोगे उतना ही लंबे समय तक आप सांस रोक सकते हो। और पैसिव एल्वुलाई, तो देखो कई बार जब हम एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो जो हमारी एल्वुलाई है ना, वो अपने रूम पे ताला लगा के अंदर बैठ जाती है और सो जाती है लंबे समय तक, है ना। तो अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो भी एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि भाई साहब इतनी सारी एयर आ रही है तो सारे कमरे खोलने पड़ेंगे होटल के, है ना। जैसे होता है ना कि शादियों के सीज़न में सारे होटल के कमरे खुले हुए रहते हैं, और ऑफ सीजन रहता है तो बहुत से कमरों पे वो ताला लगा के रख देते हैं कि फालतू ही कौन रोज़ का रोज़ इनमें, है ना, सफाई करेगा, धूल पहुँचेगा, जब सीजन आएगा जब खोल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से लंग्स भी रहते हैं, उसमें जो एल्वुलाइज रहते हैं बहुत से पैसिव हो जाते हैं, आराम से पड़े रहते हैं जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो एक्सरसाइज करोगे तो वो भी एक्टिव रहेंगे। तो ये आपके लिए मैंने एक और बनाया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने इसको आपके लिए यहाँ पर बना दिया है। नाउ नेक्स्ट आता है इफेक्ट क्या होता है एक्सरसाइज का मस्क्यूलर सिस्टम पे। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसल एक स्पेशलाइज टिश्यू होता है ना बॉडी का, जो कि इनेबल करता है बॉडी के पार्ट्स को टू मूव एंड बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा जिम में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका प्राइमरी एम क्या रहता है, मस्क्यूलर सिस्टम को अच्छा बनाना। तो मस्क्यूलर सिस्टम अच्छा कैसे बन पाएगा, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। तो यह एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है मस्क्यूलर सिस्टम पे। तो ये बोल बच्चन वाली बातें हैं कि पहला चेंज इन शेप एंड साइज होगा, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होगी मसल्स को, रिएक्शन टाइम आपका इंप्रूव होगा। कैपिलराइजेशन मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना। कैपिलरीज जिसके अंदर आपकी आ जाती है आर्टरीज और वेन्स, तो इनका जो नेटवर्क है वो डेवलप हो जाएगा अच्छे से। जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा उतनी अच्छे से आपका ब्लड फ्लो होगा, है ना। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि जितने अच्छे रोड रहेंगे उतनी अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी दो लोगों के बीच में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली और बॉम्बे दोनों के बीच में भाई साहब अगर मस्त एक्सप्रेस वे बन जाए, है ना, और एकदम अच्छा नेटवर्क ऑफ रोड्स बन जाए, तो क्या गजब का मूवमेंट होगा कार्स का, टैक्सीज का, बस का, है ना। ट्रेन का नेटवर्क अच्छा बन जाए, एरोप्लेन का नेटवर्क अच्छा बन जाए, तो उसको बोलते हैं एक तरह से अपन कैपिलराइजेशन। फैट रिड्यूस होगा, मसल्स में आपका एंड्योरेंस या स्टेमिना आ जाएगा, पॉस्चर आपका इंप्रूव होगा, जैसे सिटिंग पॉस्चर हो गया, स्टैंडिंग पॉस्चर हो गया, और आपका एक्स्ट्रा फैट हो कंट्रोल में रहेगा। फटीक, फटीक मतलब होता है थकान, तो जल्दी से थक नहीं जाओगे ना। मालूम पड़ा भाई साहब थोड़ा सा 50 मीटर क्या दौड़े, थकने लग गए, इतना थक गए कि चक्कर आ गए, है ना। तो वो नहीं होगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। तो फूड स्टोरेज इंक्रीज़ होगा और आपकी स्ट्रेंथ एंड स्पीड बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ मसल्स हैं, अगर आप इनके नाम देखने चाहें तो देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो जिम करते हैं उनके लिए थोड़ा सही है कि हाँ कौन कौन सी मसल्स पे वो काम करते हैं। जैसे पेक्टोरियल्स, इसको बोलते हैं बाइसेप्स, है ना, ये हो जाती है डेलॉइड्स। देन उसके बाद एब्स पे जो काम करते हैं ना, एब्स मतलब होता है एब्डोमिनल। देन उसके बाद और कौन सी मसल, जैसे ट्राइसेप्स पर काम किया जाता है ना, ये जो पीछे वाली मसल्स रहती है उसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। पैरों के पीछे वाली मसल्स रहती है हैमस्ट्रिंग्स, है ना। जो हिप्स वाली मसल्स रहती है उसको बोलते हैं ग्लूट्स, कई बार आपने नाम सुना होगा, ग्लूटियल्स इसका पूरा नाम है। तो ये इस तरह की कुछ मसल्स हैं। मैंने कहा मसल्स की बात हो ही रही है तो एक बार मैं आपको मसल्स का भी डायग्राम बता दूं, जो जिम वाले बच्चे हैं उनके लिए और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। या फिर ट्रेनर अगर बड़ी बड़ी बातें करे तो वो भी समझ में आ जाएगी कि बेटा आज हम अपर पेक्टोरल पे काम करेंगे, तो आप समझ जाओगे कि भाई ऊपर वाले चेस्ट की बात कर रहा है ना, लोअर पेक्टोरल नीचे वाले चेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे। डेलॉइट्स पे काम करेंगे तो आप, है ना, आप हक्के बक्के नहीं होगे भाई कौन सा डेलॉइट्स है ना, हम तो यहाँ पर बस डंबल उठाने आए थे, डोले शोले बनाने आए थे, ठीक है। तो डेलॉइट्स मतलब ये। अब आगे हम बढ़ते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं एजिंग के कारण, इसको देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो रिजिडिटी ऑफ चेस्ट वॉल, तो आपकी जो चेस्ट की वॉल है वो रिजिड हो जाएगी। देन सेकेंड आ जाएगा डिक्रीज रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ। तो जो एजिंग होती है ना, रिजिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाना, ठीक है, जबकि चेस्ट वॉल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। देन रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, कि जैसे बुढ़ापा है ना, आप आराम से इमेजिन कर सकते हो इसको कि अपने दादा दादी जी को देख लेना कि क्या वो बहुत तेज़ रनिंग कर पाते हैं, क्या वो बड़े बड़े भारी सामान उठा पाते हैं, है ना, क्या उनको डिजीज़ से वगैरह का खतरा ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल बस वही बातें लिखनी है यहाँ पर, है ना। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, अब ज़्यादा ब्लड पंप नहीं होगा, ब्लड प्रेशर आए दिन बढ़ता रहेगा, गैस एक्सचेंज जो रहेगा लंग्स में उतना, है ना, एफिशिएंट नहीं रहेगा, या उसमें इम्पेयरमेंट आ जाएंगे या खामियां, है ना। इम्पेयरमेंट मतलब डिक्रीज वाइटल एयर कैपेसिटी, ठीक है। अब आप बूढ़े अंकल जिसे सांस रोकने का कॉम्पिटिशन करो भाई साहब, वैसे मत करना, है ना। मालूम पड़ा तुमने उनको पहुंचा दिया ऊपर, जल्दी उनका मिलन करवा दिया तुमने परमात्मा से। देन उसके बाद स्लोअर एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, है ना, तो जो लंग्स की एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है वो भी स्लो हो जाती है। फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है,
लीन बॉडी अब शायद ही हो, एंड कैल्शियम फॉस्फोरस का कंटेंट जो बोन में रहता है वो भी कम हो जाता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे बोल बच्चन आप मन से लिख सकते हो। देखो ये ऐसे टॉपिक क्या रहते हैं, बोल बच्चन टॉपिक रहते हैं, बच्चों के फेवरेट है ना, और इसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है ना, फिक्स्ड आंसर्स नहीं है, जो है कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपसे BMI का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो वहाँ आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन आपसे साइकोलॉजिकल ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस पूछ लिया जाए, भाई जो आपके मन में आता है, जो बूढ़े लोगों को आप देखते हो वो आप लिख सकते हो इसमें ना, बोल बच्चन पूरे करने हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है स्पोर्ट्स इंजरीज है ना। तो पूरा ध्यान आपको केंद्रित करना है कहाँ पे, इस स्क्रीन्स पे। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी रहती है। एक्सटर्नल के अंदर हम पढ़ेंगे एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशन, इंसिशन क्या होता है। इंटरनल में हम पढ़ेंगे स्प्रेन और स्ट्रेन, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ना। फिर हार्ट टिश्यू की इंजरी रहती है, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स की इंजरी कौन सी है ना। जैसे हम डिसलोकेशन पढ़ेंगे, अक्सर जो क्रिकेटर्स हैं उनको आप देखते हो कि शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो गया, हिप जॉइंट डिसलोकेट हो गया फील्डिंग करते वक्त ना। फिर फ्रैक्चर बहुत ही आम है ना, कहीं गिर गए फ्रैक्चर हो गया। और फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ करने पे जो इंजरी होती है, तो ये ओवर यूज़ वाली इंजरी अपने सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इधर वाली सारी पढ़ेंगे हम अच्छे से। चलो पहला आ जाता है सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है, ये क्या भला है ये। तो सॉफ्ट टिश्यू रेफर टू दैट टिश्यू दैट कनेक्ट, सपोर्ट और सराउंड अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक जैसे अपना बोन का स्ट्रक्चर है, उसको जो टिश्यूज सराउंड करते हैं, वो जो टिश्यूज़ क्या रहते हैं उसको सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं। उम्मीद है आपको टिश्यू शब्द समझ में आ रहा होगा है ना। सबसे पहले रहता है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यूज़ ना। ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स का ग्रुप मिलके बना देता है पूरी बॉडी है ना। तो इस तरह से रहता है ये। तो ये जो टिश्यू की बात हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू क्या रहते हैं, जो भी आपके बड़े स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जैसे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स है ना, नर्व्स, देन फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल्स। जितने टर्म याद रह जाए तो लिख देना, सारे याद नहीं मेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन्वॉल्व करता है इंजरी टू मसल्स, लिगामेंट, टेंडन है ना। तो यहाँ पर आपको इंजरी हो जाती है। अब कौन कौन सी है, मेन तो अपने को ये याद रखना है। तो एक्सटर्नल इंटरनल मैंने शुरू में ही क्लासिफिकेशन बनाया था है ना। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी तौर पे होगी, और इंटरनल जो अंदर से चोट होगी है ना। जैसे दरवाजे में उंगली आ गई, हो सकता है कि बाहर से ज़्यादा कुछ दिखे नहीं, या फिर पैर मुड़ गया है ना, बाहर से पता ही नहीं लग रहा। आप अपने माता पिता को बताओगे, वो मानेंगे नहीं कि भाई कुछ नहीं हुआ है तेरे को है ना, आपको अंदर से पता है कितना दर्द हो रहा है ना। तो वो एक आता है ना कि अंदर से टूट चुका हूँ है ना। तो उस तरह की बात हो जाएगी आपके इंटरनल स्प्रेन और स्ट्रेन में। तो पहला आ जाता है कॉन्ट्यूजन या नील क्या होता है ना। इसको हिंदी वाले शब्द भी मैंने लिख दिए, क्योंकि ये बहुत आम बोलचाल में ये इनको यूज़ किया जाता है। जैसे नील, तो नील क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। तो मसल इंजरी है दैट इज अकरिंग ड्यू टू डायरेक्ट हिट, तो किसी ने आपको डायरेक्टली मार दिया तो उसके कारण जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं नील। तो इसमें क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो रहती है ना, जो खून को सप्लाई कर रही है, वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, उसमें चोट लग जाती है। और उसमें चोट लग जाने के कारण क्या होता है, वहाँ के आसपास का एरिया स्वेल हो जाता है ना। स्वेल मतलब बाहर से वो दिखेगा, एक्सटर्नली दिख जाएगा, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल में अपनों ने रखा है। और ब्लू कलर का वहाँ पर साइन हो जाएगा, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं नील है ना। नील किस कलर की रहती है, ब्लू। और ये कॉमन है बॉक्सिंग में, किसी ने मुक्का मार दिया, आँख के नीचे ब्लू ब्लू हो गया है ना। रेसलिंग, कबड्डी, इसमें बहुत ही कॉमन है। अब आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को अपने रखा था इंटरनल में, तो इसको आप हिंदी में बोलोगे मांसपेशियों में खिंचाव है ना। तो मांसपेशियों में जब खिंचाव हो जाएगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन है ना, ये सीवियर इंजरी होती है मसल्स में, और आपकी जो मसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है ना, उसमें ब्रेकेज आ जाता है, और मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। अंदर से दर्द होता है, लेकिन बाहर कुछ भी ज़्यादा शो नहीं होता है, तो इसलिए इंटरनल में आता है। जबकि स्प्रेन है ना, स्प्रेन मतलब मोच, उई माँ मैं मर गई है, तो इसको मैं हमेशा बोलता हूँ, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ जाता है हमेशा। तो मोच है ना, मोच क्या होता है, जैसे ही पाँव मुड़ जाता है तो बिल्कुल मोच हो जाती है ना। कई बार होता है ये, तो सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी स्किप हो गई, मोच हो गई, मोच आ गई है ना। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ओवर स्ट्रेच हो जाता है आपका लिगामेंट है ना। लिगामेंट जो रहते हैं ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं है ना। तो वो टिश्यूज़ जो कि क्या करते हैं, बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं है ना, बोन्स मसल्स को, इनको तो लिगामेंट और टेंडन होते हैं अपने। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ओवर स्ट्रेच जब हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपको मोच आ जाती है। बाहर ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन भाई अंदर अनबियरेबल पेन हो जाता है ना। तो स्वेलिंग इसमें कई हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, एकदम जरूरी नहीं, लेकिन सीवियर पेन जरूर होएगा, ठीक है, ये इसके कॉमन सिम्टम है। फिर एब्रेशन, तो बीच में एक ब्लू वेल गेम चला था ना, जिसमें बच्चे ऐसे कर लेते थे। तो ये बेसिकली एक स्किन इंजरी है, और ये क्या होता है, जब आप कहीं पर टकरा जाते हो, जैसे खुरदुरी दीवार है, रफ वॉल है, और उस पर आप दौड़ते दौड़ते अचानक से आपका ध्यान नहीं गया और एकदम वहाँ से घिसा गया, तो उसको बोलते हैं एब्रेशन है ना। बहुत ही कॉमन समस्या है, बस इनके नाम ऐसे हैं जो अपन
जनरली क्या घर्षण हम बोलते थे, अरे यार छिल गया मम्मी, है ना, तो वो क्या छिल गया क्या है, बेसिकली एब्रेशन है ना। तो बेसिक टर्म्स ही, लेकिन कई बार हम इसको इंग्लिश वाले टर्म यूज़ नहीं करते हैं। जैसे चोट लग जाना, ब्रूजेज, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो रही है, लेकिन अब वहाँ पे कॉन्ट्यूजन में नीला हो रहा था, यहाँ पर रेड या ब्लू या डार्क पर्पल आपका हो सकता है मामला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रूजेज या चोट। देन लेसर्शन, लेसर्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसा घाव दैट आर टॉर्न रैदर देन कट, है ना। तो जैसे आप नंगे पैर चल रहे हैं और अचानक से तीखा पत्थर आ गया, तो उस पत्थर ने क्या, उससे चीरा लग गया, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं चीरा लग जाना। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इमेज में ना, देखो इसके पैर में कैसा बड़ा सा कट लग गया, तो उसको बोलते हैं लेसर्शन। अब यहाँ पर एकदम शार्प ऑब्जेक्ट ना होते हुए थोड़ा सा जो बोटा ऑब्जेक्ट है ना, या ब्लंट ऑब्जेक्ट है, उससे यहाँ पर आपका स्किन फैट और मसल्स तक फट जाती है, तो उसको बोलते हैं लेसर्शन। जबकि इंसिशन डॉक्टर लगाते हैं ना, एकदम पतली सी ब्लेड से जब कट लगाया जाता है अंदर सर्जरी वर्जरी करने के लिए, फिर बाद में उसको सिल दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंसिशन, ठीक है। तो इंसिशन और लेसर्शन में क्या अंतर है, ये होता है ब्लंट ऑब्जेक्ट से और ये होता है शार्प ऑब्जेक्ट से, और प्लस जो डॉक्टर या नर्स है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो इसको लगाते हैं, तो सर्जिकल कट रहता है। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मतलब क्या आपको करना चाहिए, तो पहला है प्रॉपर वार्म अप करो, प्रॉपर बॉडी को कंडीशन करो, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करो, है ना। कोरोना के टाइम पे भाई साहब लोग बाल्टी उठा रहे थे जिम करने के लिए, है ना, वो मत करो। क्लीन प्लेन सरफेस रखो ताकि चोट ना लगे, प्रॉपर नॉलेज आपको रहे रूल्स गेम्स का। देन एक्टिव और अलर्ट रहो भाई साहब, और कहीं थकान आए, सिकनेस है तो थोड़ा सा अवॉइड करो पार्टिसिपेशन को। अब आ जाता है अगला डिसलोकेशन, है ना। डिसलोकेशन मतलब इधर का उधर हो जाना मामला। तो डिसलोकेशन होता है लोअर जो, किसी ने यहाँ मुक्का मार दिया तो भाई आपका लोअर जो डिसलोकेट हो गया ना। अपर तो मूव कर ही नहीं सकता, है ना, आप करके भी देखोगे अभी, क्योंकि ये देखो यहाँ इमेज में आपको दिख रहा है पूरे खोपड़ी से कनेक्टेड है ना। ऊपर वाले दांत क्या है, खोपड़ी से कनेक्टेड है। आपके मूव होंगे तो सिर्फ नीचे वाले दांत होंगे, जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूँ ना, तो मेरा नीचे वाला जबड़ा वही हिल रहा है, ऊपर वाला हिल नहीं सकता, तो ये डिसलोकेट हो जाता है, दर्द होता है लपक के। फिर डिसलोकेशन शोल्डर, है ना, ये बहुत ही कॉमन है। कोई फील्डिंग कर रहा है, डाइव मारी, शोल्डर डिसलोकेट हो गया। अब बोन के फ्रैक्चर्स को हम देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है अपने पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये एक ऐसा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है जिसमें बेंट और क्रैक आ जाते हैं, है ना, और जनरली ये बच्चों में होता है। तो बस डायग्राम देखो और इसको एग्जाम में भी छाप के आना भाई साहब, इस तरह के डायग्राम, है ना। जरूरी नहीं एकदम ये 3D डायग्राम आप बनाओ, स्टिक डायग्राम भी बना सकते हो, ये छोटे छोटे कट लग जाना। ट्रांसवर्स फ्रैक्शन, है ना, ट्रांसवर्स मतलब कोई भी चीज़ जब राइट एंगल 90 डिग्री पर काटती है तो उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, स्लांटेड फ्रैक्चर है, बिल्कुल आपकी हड्डियां अलग हो जाती है और एकदम ऐसा लगता है तलवार से काटा गया हो। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, तो इसमें लॉस ऑफ कंटिन्यूटी है ना, पूरा अलग नहीं हो रहा है लेकिन कंटिन्यूटी का लॉस हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सीधी आपकी हड्डी नहीं है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, है ना, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होगा, इसमें क्रैक आ जाता है बोन्स के अंदर। और लास्ट है भाई साहब कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, और ये ऐसा फ्रैक्चर है भाई जो दुश्मन को भी ना हो, है ना, क्योंकि पूरी हड्डी चकनाचूर हो जाती है इसके अंदर। और फ्रैक्चर इन विच बोन फ्रेगमेंट। अब कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो वही जो अपन ने आगे देखा था, वार्म अप करो, है ना, प्रॉपर रेडी रहो, देन कंडीशन रखो बॉडी को, है ना, तो वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट होएंगे, तो इसको आप वहाँ से ही देख लेना। अब सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। स्लो टिच फाइबर रेड कलर, दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which can be absorbed और consumed by working muscles is called oxygen uptake की definition है भाई साहब। then list down 4 effects of exercise, क्या होता है मस्कुलर, आप आराम से लिख दोगे ना, जिम वाला जो पूरा अपने एपिसोड देखा था वो आपको लिस्ट डाउन करना है, 2 मार्क्स में, तो 4 पॉइंट देना है बस सीधे। लिस्ट डाउन 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये देख लिया अपन ने। देन 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, तो अपन ने 2 क्या बहुत सारी टाइप की देख ली, है ना, एक एक्सटर्नल देखी, इंटरनल में स्ट्रेन, एक्सटर्नल में कंट्यूजन, लेसर्शन, है ना। देन उसके बाद और क्या क्या देखा था वो देख लेना, सारी चीज़ें जो भी थी। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एक्सप्लेन करना है 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, डोले शोले, है ना, वो बॉडी साइज और वो वाले पॉइंट्स आपको लिखना है। डिसलोकेशन किस लिए होता है, ये जॉइंट से रिलेटेड होता है ना, जैसे जॉ है तो किसी कोई मेरे यहाँ पर मुक्का मारा गया तो जॉ डिसलोकेट हो जाएगा। फ्लो चार्ट आपको बताना कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी का, तो इस तरह से आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, कॉमन, बोन, जॉइंट, और फिर जितना भी अपन ने पढ़ा उसको एज इट इज़ लिख के आ जाना। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, तो ये अपनी वो किताब से हम देख रहे हैं। एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, तो 2 के आप तो भाई आपको बहुत सारे पता है, एरोबिक कैपेसिटी हो गया, है ना, ये लैक्टिक एसिड टॉलरेंस भी याद रख लेना, क्योंकि एक बार शायद PYQ में पूछा गया है, ये अपन अभी आगे देख भी लेंगे। मूवमेंट इकोनॉमी मतलब कितना आप एनर्जी बचाते हुए अपने मूवमेंट को कर रहे हो, है ना, और मसल का कंपोजिशन अपन ने देखा ही है।
एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, तो ये अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड को अगर आप टॉलरेट कर लेते हो तो आपकी एंड्योरेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। देन कौन सा ऐसा फैक्टर है दैट डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी, देखो जॉइंट स्ट्रक्चर अपन ने देखा है एंड प्रीवियस इंजरी, अगर इंजरी रहेगी तो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन होगी, एज जेंडर से होगी, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ लंग्स का कोई लेना देना नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी से, एफिशिएंसी ऑफ लंग्स का लेना देना है एंड्योरेंस से। तो याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, ये आराम से बता सकते हो, वार्म अप करना है, देन उसके बाद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए, वही सब लिखना है। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय व्हाट, एरोबिक कैपेसिटी, क्योंकि अपन ने देखा था एंड्योरेंस के अंदर आना चाहिए। एंड्योरेंस इज डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर, सो इट इज डिटरमाइंड बाय एंड्योरेंस डिटरमाइंड बाय एरोबिक कैपेसिटी, ठीक है। तो याद रखना 3 जुड़वा मैंने बताए थे, एंड्योरेंस, एरोबिक कैपेसिटी, स्टेमिना। अब ये मैच करना है आपको, तो स्पीड कौन सा फैक्टर है स्पीड के लिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए क्या आ जाएगा, मसल साइज, एंड्योरेंस के लिए आ जाएगा आपके पास एरोबिक कैपेसिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एज एंड जेंडर। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आंसर करना कमेंट बॉक्स में, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, उम्मीद है आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे आपको बता देते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, आराम से बताना, कार्डियो प्लस रेस्पिरेटरी दोनों मिला के, और फिर क्या इफेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मज़ा आ जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे अपने पास सारे, और इनको आप जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो जरूर से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। With